ओके डियर फ्रेंड्स, तो हम इतिहास पढ़ रहे हैं लुसेंट, और इसमें से हम प्राचीन इतिहास देख रहे हैं। प्राचीन इतिहास में अभी तक हमने देखा कि इतिहास को जानने के जो साक्ष्य हैं, जो स्रोत हैं, उसमें से जो ऐतिहासिक ग्रंथ हैं उनको देखा, और जो यात्री हैं, विदेशी यात्री हैं, हमने उनको देखा। इसी कड़ी में इतिहास जानने के जो स्रोत हैं, अब हम देख रहे हैं पुरातत्व संबंधी साक्ष्य। तो पुरातत्व संबंधी साक्ष्य से मिलने वाली जो जानकारियां हैं, उनके क्रम में भारतीय पुरातत्व शास्त्र का पितामह यानी फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी सर अलेक्जेंडर कनिंघम को कहते हैं। तो कभी प्रश्न पूछता है अलेक्जेंडर कनिंघम, तो ये किससे पुरातत्व शास्त्र से संबंधित हैं, और ये भारत के पुरातत्व शास्त्र के पितामह कहे जाते हैं। 1400 ईसा पूर्व के अभिलेख बोगाज कोई एशिया माइनर से वैदिक देवता मित्र, वरुण, इंद्र और नासत यानी कि अश्विनी कुमार के नाम मिलते हैं। ये बोगाज कोई एशिया माइनर, ये जो क्षेत्र है ये ईरान का क्षेत्र है, और यहाँ पर सबसे हमारा पुराना पुरातत्व साक्ष्य मिलता है। पुरातत्व से मतलब है कि जो चीज़ खोद के निकाली गई हो किसी तरह से, वो पुरातत्व संबंधी साक्ष्य होते हैं। तो एक हमें अभिलेख मिला है, कितने पुराना है वो है 1400 ईसा पूर्व पुराना अभिलेख है, जो कि एशिया माइनर मतलब कि ईरान क्षेत्र में से है लगभग वो। और वो जो मिला है उसमें मित्र, वरुण, इंद्र, नासत यानी अश्विनी कुमार, इनके नाम उसमें से मिलते हैं। मध्य भारत में भागवत धर्म विकसित होने का प्रमाण यवन राजदूत हेलियोडोरस के वेश नगर विदिशा यानी गरुड़ स्तंभ लेख से प्राप्त होता है। इसका मतलब मध्य भारत में भागवत धर्म, देखिए, तो भागवत धर्म के विकसित होने का जो साक्ष्य मिलता है हमें बेस नगर विदिशा में जो गरुड़ स्तंभ है उससे प्राप्त होता है। फ्रेंड्स, एक चीज़ और बता दें आपको कि अगर इसकी गति आपको धीमी लगे तो आप YouTube में इसकी गति को बढ़ा के आप इसको सुन सकते हैं। सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र हाथी गुम्फा अभिलेख में मिलता है। मतलब हाथी गुम्फा जो अभिलेख है, ये अभिलेख सबसे पहले भारतवर्ष नाम का जिक्र करता है। सर्वप्रथम दुर्भिक्ष की जानकारी देने वाला अभिलेख सौहगौरा अभिलेख है। इस अभिलेख में संकट काल में उपयोग हेतु खाद्यान्न सुरक्षित रखने का उल्लेख मिलता है। अब ये देखिए, जो सौहगौरा है, ये सौहगौरा कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश में जो गोरखपुर है वहाँ पर ये सौहगौरा नाम का स्थान है, जहाँ पर दुर्भिक्ष मतलब कि अकाल में उस समय राजा कुछ खाद्यान्न प्रदान किया करते थे लोगों को, तो उसकी जानकारी मिलती है कहाँ से? सौहगौरा अभिलेख से। सर्वप्रथम भारत पर होने वाले हूण आक्रमण की जानकारी भीतरी स्तंभ लेख से हमें जानकारी किसकी? हूण आक्रमण की मिलती है। सती प्रथा का पहला अभिलेख एरण अभिलेख शासक भानुगुप्त द्वारा लिखा एरण का अभिलेख जो है वो, उसमें से सबसे पहले सती प्रथा का उल्लेख मिलता है। सातवाहन राजाओं का पूरा इतिहास उनके अभिलेखों के आधार पर लिखा गया है। रेशम बुनकर की श्रेणियों की जानकारी मंदसौर अभिलेख से प्राप्त होती है। कश्मीरी नवपाषाणिक पुरास्थल बुर्ज होम से गर्तावास यानी गड्ढा घर का साक्ष्य मिला है। इनमें उतरने के लिए सीढ़ियां बनाई जाती थी। अब ये कश्मीर में नवपाषाणिक पूरा स्थल है जिसका नाम क्या है? बुर्ज होम, ठीक है, जगह है बुर्ज होम। तो बुर्ज होम में गर्तावास यानी गड्ढा बना के घर बनाया गया था, और उसमें नीचे जाने उतरने के लिए सीढ़ियां बनाई गई थी। तो ये कश्मीर में है। प्राचीनतम सिक्कों को आहत सिक्के कहा जाता था। इसी को साहित्य में करसापण कहा जाता है। अब देखिए, आहत मतलब क्या होता है? चोट पहुंचाना। तो उस समय ढलाई के जो साधन इस तरह के नहीं थे, तो पहले क्या किया जाता था कि गोल गोल ढाल लिया जाता था, फिर इसमें ऊपर से चोट पहुंचा के इसमें से एक स्टाम्प मारा जाता था, जिसको आहत कहते हैं। आहत मतलब चोट पहुंचाना। तो चोट मार के सिक्कों में डिजाइन या कुछ पेड़, कुछ पशु के चित्र अंकित किए जाते थे, उन्हें आहत सिक्के कहते थे, और इसे ही हम साहित्य में करसापण के नाम से जानते हैं। सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य यवन शासकों ने किया था। तो लेख लिखने का सबसे पहला कार्य यवन शासकों ने किया था सिक्कों पर। समुद्रगुप्त की बीड़ा बजाती हुई मुद्रा वाले सिक्कों से उसके संगीत प्रेमी होने का प्रमाण मिलता है। तो ये समुद्रगुप्त, जिसको भारत का नेपोलियन कहा जाता है, ये संगीत प्रेमी पता चलता है, क्योंकि इसके जो सिक्के हैं उसमें इसके मतलब बीड़ा बजाती हुई मूर्तियां मिलती हैं। अरिका मेड़ू कहाँ पे है? पुडुचेरी के निकट से रोमन सिक्के प्राप्त हुए हैं। सबसे पहले भारत के संबंध बर्मा यानी स्वर्ण भूमि, वर्तमान में म्यांमार,
इसे स्वर्ण पगोड़ा भी यहीं पर म्यांमार में है। तो सबसे पहले जो संबंध का वर्णन मिलता है वो स्वर्ण भूमि वर्तमान में म्यांमार से मिलता है। इसके बाद देखिए मलाया स्वर्णद्वीप, कंबोडिया यानी कि कम्बोज और जावा यानी कि यवद्वीप से स्थापित हुए थे। भारत के सबसे पहले संबंध यहाँ से स्थापित हुए थे। महत्वपूर्ण अभिलेख और उनके शासकों का वर्णन यहाँ पे दिया गया है। हाथी गुम्फा अभिलेख, ये तिथि रहित अभिलेख है, इसमें से तिथि नहीं है। और ये कहाँ का है? कलिंगराज खारवेल, ये उड़ीसा का जो क्षेत्र है वहाँ पर ये अभिलेख है। जूनागढ़ गिरनार रुद्रदामन द्वारा लिखा गया अभिलेख है। जूनागढ़ जो कि गुजरात में है। नासिक महाराष्ट्र में है और ये गौतमी बलसिरी शासक द्वारा लिखा गया अभिलेख है। प्रयाग स्तंभ लेख, ये समुद्रगुप्त द्वारा लिखा गया है और ये प्रयाग में है, यानी कि इलाहाबाद प्रयाग में है। ऐहोल अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय द्वारा लिखा गया। मंदसौर अभिलेख जो कि मालवा का नरेश यशोवर्मन था उसके द्वारा लिखा गया। ग्वालियर अभिलेख प्रतिहार नरेश भोज और भीतरी एवं जूनागढ़ अभिलेख स्कंदगुप्त शासक द्वारा लिखे गए। इसके बाद देवपाड़ा अभिलेख जो है वो बंगाल शासक विजय सेन द्वारा लिखित है। नोट, अभिलेखों का अध्ययन ईपीग्राफी कहलाता है, यानी कि अभिलेखों की जो स्टडी है उसे हम क्या कहते हैं? ईपीग्राफी कहते हैं। उत्तर भारत में मंदिरों की कला शैली का जो वर्णन है वो नागर शैली के रूप में है। दक्षिण में जो शैली है उसे हम द्रविड़ शैली कहते हैं। और दोनों के मिला के जो एक शैली बनती है जिसे हम बेसर शैली कहते हैं, ये दक्षिणा पथ के मंदिरों के निर्माण के लिए एक प्रकार से यूज की गई थी शैली। तो हम ये देखते हैं कि मंदिरों के निर्माण की उत्तर भारत की शैली नागर शैली, दक्षिण भारत की शैली द्रविड़ शैली, और दोनों के मिश्रण से बनी हुई जो शैली है उसे हम बेसर शैली कहते हैं। पंचायतन शब्द मंदिर रचना शैली से संबंधित है। एक हिंदू मंदिर जब पंचायतन शैली का कहलाता है जब मुख्य मंदिर 4 सहायक मंदिरों से घिरा हुआ होता है। मतलब कि अगर मान लीजिए ये एक मुख्य मंदिर है और इसके 4 सहायक मंदिर इस प्रकार से बनाए जाएं, तो इसे जो शैली बोलेंगे वो कैसी शैली बोलेंगे? इसे पंचायतन शैली बोलेंगे। पंचायतन शैली का जो उदाहरण है वो कंदरिया महादेव का मंदिर है। महादेव मंदिर खजुराहो और ब्रह्मेश्वर मंदिर भुवनेश्वर, लक्ष्मण मंदिर खजुराहो, लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर, दशावतार मंदिर देवगढ़ झांसी उत्तर प्रदेश और गोंडेश्वर मंदिर महाराष्ट्र, ये सब पंचायतन मंदिर हैं जो कि एक मुख्य मंदिर और उसके चारों ओर 4 सहायक मंदिरों से मिलके बनता है। इसमें अगला टॉपिक है प्रागैतिहासिक काल। जिस काल में मनुष्य ने घटनाओं का कोई लिखित विवरण उद्धृत नहीं किया उसे हम प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। मानव विकास के उस काल को इतिहास कहा जाता है जिसका विवरण हमें लिखित रूप में मिलता है। मतलब जो इतिहास है इसको हम ऐसे देखें कि अगर जब लिखित घटनाएं हमें नहीं मिलती हैं तो उसे हम कहते हैं प्रागैतिहासिक काल। लिखित घटनाएं जब मिलती हैं तो उसे कहते हैं हम ऐतिहासिक काल। और एक काल होता है आद्य ऐतिहासिक काल। इसका मतलब होता है जब हमें लिखित घटनाएं तो मिलती हैं लेकिन उसका अभी तक हम स्टडी नहीं कर सके, उसको हम पढ़ नहीं सके, उसे आद्य ऐतिहासिक काल कहते हैं। आद्य ऐतिहासिक काल में जैसे अपनी जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसमें से कुछ चीज़ें, या फिर हम ये कहें कि हड़प्पा सभ्यता है अपनी, तो हड़प्पा सभ्यता की कुछ लेख जो हैं मिले लेकिन हम उनको मतलब समझ नहीं पाए हैं अभी तक, तो इसे आद्य ऐतिहासिक काल के रूप में माना जाएगा। ज्ञानी मानव होमोसेपियंस का प्रवेश इस धरती पर आज से लगभग 30 या 40 हजार वर्ष पूर्व हुआ है। पूर्व पाषाण युग या पुरापाषाण काल के मानव की जीविका का मुख्य आधार शिकार था। शिकार पुरापाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन के भी साधन थे। आग का आविष्कार पुरापाषाण काल में एवं पहिए का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ है। मनुष्य में स्थायी निवास की प्रवृत्ति नवपाषाण काल में हुई तथा उसने सबसे पहले पालतू पशु के रूप में कुत्ते को स्वीकार किया। तो मनुष्य में अगर हम कहें कि नवपाषाण काल में साथ रहने की प्रवृत्ति आई, क्योंकि नवपाषाण काल में मनुष्य कृषि करने लगा था और कृषि अगर की जाएगी तो उसके लिए हमें टाइम चाहिए कि 4 महीने 6 महीने एक जगह रहना पड़ेगा, तब वो इस प्रकार से मतलब उग पाएगी। तो इसलिए स्थायी निवास की प्रवृत्ति नवपाषाण काल में हुई थी। मनुष्य ने सर्वप्रथम तांबा धातु का प्रयोग किया तथा उसके द्वारा बनाया जाने वाला जो पहला औजार है वो
कुल्हाड़ी थी। प्राप्ति स्थल अतिरंपकम, अतिरंपकम नाम की जगह से कुल्हाड़ी प्राप्त हुई है। कृषि का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ। अभी जैसे हमने देखा कि नवपाषाण काल में कृषि होने की वजह से स्थायी निवास की प्रवृत्ति बढ़ी थी। प्रागैतिहासिक अन्न उत्पादन स्थल मेहरगढ़ पश्चिम बलूचिस्तान में अवस्थित है। कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसल कौन सी है? गेहूं। पहली फसल गेहूं एवं जौ थी, लेकिन मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त किया गया जो अनाज है वो कौन सा है? चावल है। कृषि का प्रथम उदाहरण मेहरगढ़ से प्राप्त होता है। कोल्डी हवा का संबंध चावल के प्राचीनतम साक्ष्य से है, लेकिन वर्तमान में कोल्डी हवा और उत्तर प्रदेश के कुछ ऐसी जगह हैं जहां पर सबसे पहले खेती का हमें साक्ष्य मिलता है। पल्लावरम नामक स्थान पर प्रथम भारतीय पुरापाषाण कलाकृति की खोज हुई है। तो ये पल्लावरम नामक स्थान पर प्रथम भारतीय पुरापाषाण कलाकृति हमें मिलती है। भारत में पूर्व प्रस्तर युग के अधिकांश औजार स्फटिक यानी कि पत्थर से बनाए गए थे। रॉबर्ट ब्रूसफूट पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 1863 में भारत में पुरापाषाणकालीन औजारों की खोज की। भारत का सबसे प्राचीन नगर मोहनजोदड़ो था, सिंधी भाषा में, जिसका अर्थ होता है मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो मतलब मृतकों का टीला। असम का श्वेतभ्रू गिबन भारत में पाया जाने वाला एकमात्र मानवाभ मतलब कि मानव के समान एक कपि है जो कि असम में पाया जाता है। इनाम गांव ताम्र पाषाण युग की एक बड़ी बस्ती है। इसका संबंध जोरवे संस्कृति से है। इनाम गांव ये महाराष्ट्र के क्षेत्र में आता है। भारत में शिवालिक की पहाड़ियों से जीवाश्म का प्रमाण मिलता है। शिवालिक की पहाड़ियां जो हैं जो कि मध्य प्रदेश में हैं, यहाँ पर जीवाश्मों के साक्ष्य मिलते हैं। प्रागैतिहासिक काल में भीमबेटका गुफाओं के शैल चित्र के लिए प्रसिद्ध हैं। भारत में मनुष्य संबंधी सबसे पहला प्रमाण नर्मदा घाटी से मिलता है, मतलब मनुष्य के रहने के जो प्रमाण हैं सबसे पहले नर्मदा घाटी में मिलते हैं, और नर्मदा घाटी मध्य प्रदेश में मुख्यतः उसका क्षेत्र पाया जाता है। भारतीय नागरिक सेवा के अधिकारी रीजले प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने प्रथम बार वैज्ञानिक आधार पर भारत की जनसंख्या प्रजातीय विभेदीकरण किया था। तो प्रजातीय विभेदीकरण किसने किया था? रीजले ने किया था। अगला टॉपिक है सिंधु घाटी सभ्यता यानी सिंधु सभ्यता। रेडियो कार्बन C14 जैसी नवीन विश्लेषण पद्धति के द्वारा सिंधु सभ्यता की सर्वमान्य तिथि 2400 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व मानी जाती है। इसका विस्तार त्रिभुजाकार है, मतलब सिंधु घाटी सभ्यता का जो विस्तार है वो त्रिभुजाकार है। और कार्बन C14 ये कार्बन का एक समस्थानिक है, कार्बन मतलब C14, जिसके माध्यम से हम उम्र का पता लगाते हैं कि कोई भी सभ्यता कितनी पुरानी हो गई है। इसी प्रकार से हम अगर किसी जीवाश्म को पा जाते हैं तो भी हम कार्बन 14 से उसकी इस स्थिति को जान सकते हैं कि ये कितना पुराना होगा। सिंधु सभ्यता की खोज 1921 में राय बहादुर दयाराम साहिनी द्वारा की गई थी, जो कि मतलब भारतीय थे, और सबसे पहले सिंधु सभ्यता की खोज इनके द्वारा ही की गई थी। सिंधु सभ्यता को आद्य ऐतिहासिक अथवा कांस्य ब्रॉन्ज युग में रखा जा सकता है, यह रखा जाता है। इस सभ्यता के मुख्य निवासी द्रविड़ एवं भूमध्य सागरीय थे। आद्य ऐतिहासिक को हमने अभी पहले डिस्कस किया कि आद्य ऐतिहासिक मतलब लिखित साक्ष्य तो मिले लेकिन हम उनको अध्ययन नहीं कर पाए हैं, उसे ही आद्य ऐतिहासिक कहते हैं। सर जॉन मार्शल भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के तत्कालिक महानिदेशक ने 1924 में सिंधु घाटी सभ्यता नामक एक उन्नत नगरीय सभ्यता पाए जाने की विधिवत घोषणा इस प्रकार से इन्होंने की थी 1924 में। सिंधु सभ्यता के सर्वाधिक पश्चिमी पुरास्थल दासक नदी के किनारे स्थित सुतकांगेंडोर यानी बलूचिस्तान, तो और पूर्वी स्थल हिंडन नदी के किनारे आलमगीरपुर जो कि जिला मेरठ उत्तर प्रदेश में है। उत्तरी पुरास्थल, सबसे उत्तरी पुरास्थल इसका चिनाब नदी के तट पर अखनूर के निकट मांदा जो कि जम्मू कश्मीर में है। वह दक्षिणी पुरास्थल, सबसे दक्षिणी भाग का पुरास्थल गोदावरी नदी के तट पर दाइमाबाद जिला है। तो इस प्रकार से पश्चिमी क्षेत्र सुतकांगेंडोर, पूर्वी क्षेत्र आलमगीरपुर, उत्तरी क्षेत्र मांदा और दक्षिणी क्षेत्र दाइमाबाद है इस सभ्यता का, और ये एक त्रिभुजाकार सभ्यता है। सिंधु सभ्यता या सैंधो सभ्यता नगरीय सभ्यता थी।
सैंधो सभ्यता से प्राप्त परिपक्व अवस्था वाले स्थलों में केवल 6 को ही बड़े नगर की संज्ञा दी गई है, जिसमें मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, गढ़वारीवाला, धौलावीरा, राखीगढ़ी एवं कालीबंगन हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति पश्चात हड़प्पा संस्कृति के सर्वाधिक स्थल गुजरात में खोजे गए हैं। नोट: सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल मोहनजोदड़ो है, जबकि भारत में इसका सबसे बड़ा स्थल जो है वो राखीगढ़ी घग्गर नदी के किनारे है, जो कि हरियाणा के जींद जिले में स्थित है। इसकी खोज 1969 ईसा में सूरजभान द्वारा की गई थी। लोथल एवं सुतकांगेंडोर सिंधु सभ्यता के बंदरगाह थे। जुते हुए खेत और नक्काशीदार ईंटों के प्रयोग का साक्ष्य कालीबंगन से प्राप्त हुआ है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त स्नानागार संभवतः सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत है, जिसके मध्य स्थित स्नान कुंड 11.88 मीटर लंबा, 7.01 मीटर चौड़ा एवं 2.43 मीटर गहरा है। अग्नि कुंड लोथल एवं कालीबंगन से प्राप्त हुए हैं। मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक सील पर 3 मुख वाले देवता पशुपतिनाथ की मूर्ति मिलती है। उनके चारों ओर हाथी, गैंडा, चीता एवं भैंसा विराजमान है। मोहनजोदड़ो से नर्तकी की एक कांस्य मूर्ति मिली है। मोहनजोदड़ो की मोहरों पर सबसे अधिक एक श्रृंगी पशु का अंकन मिलता है। यहाँ से प्राप्त एक आयताकार मोहर में स्त्री के गर्भ से निकलता हुआ पौधा दिखाया गया है, जो वास्तव में ये बताता है कि यहाँ पर प्रकृति की पूजा होती है। मनके बनाने के कारखाने लोथल एवं चौहदड़ों से मिलते हैं। सिंधु सभ्यता की लिपि भाव चित्रात्मक है। यह लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी। जब अभिलेख एक से अधिक पंक्ति का होता था तो पहली पंक्ति दाईं से बाईं ओर और दूसरी पंक्ति बाईं से दाईं ओर लिखी जाती थी। सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल और उनके जो नदी और खोजकर्ता दिए गए हैं फ्रेंड्स यहाँ पर। तो पहला है हड़प्पा नदी है रावी, मतलब हड़प्पा रावी नदी के किनारे है और इसकी स्थिति है पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के साहिवाल जिला। खोजकर्ता थे दयाराम साहनी 1921 और माधव स्वरूप वत्स 1926, व्हीलर 1946। मतलब आपको सिर्फ ये अगर यही याद रखें कि दयाराम साहनी ने ही हड़प्पा की खोज की थी तो भी पर्याप्त है। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे है। वर्तमान में ये पाकिस्तान के सिंध प्रांत का लरकाना जिला में स्थित है। इसकी खोज राखालदास बनर्जी ने की थी। चौहदड़ो सिंधु नदी के किनारे है। सिंध प्रांत पाकिस्तान नवाब शाह जिला में स्थित है। मैके ने इसकी खोज की थी। कालीबंगन घग्गर नदी के किनारे है और ये राजस्थान के हनुमानगढ़ जिला में स्थित है। अमलानंद घोष और बीवी लाल एवं बीके थापर ने इसकी खोज की थी। कोट दीजी सिंधु नदी के किनारे है। ये सिंध प्रांत का खैरपुर नामक स्थान पर है, जो कि फजल अहमद द्वारा खोजा गया था। रंगपुर मादर नदी के किनारे है, गुजरात के काठियावाड़ जिले में जो कि है, और रंगनाथ राव ने इसकी खोज की थी। रोपण सतलज नदी के किनारे है, ये पंजाब के रोपण जिला में है। यज्ञदत्त शर्मा ने इसकी खोज की। लोथल भोगवा नदी के किनारे है और गुजरात के अहमदाबाद जिले में ये स्थित है। रंगनाथ राव ने इसकी खोज की। आलमगीरपुर हिंडन नदी के किनारे उत्तर प्रदेश का मेरठ जिला में स्थित है। यज्ञदत्त शर्मा ने इसकी खोज की। सुतकांगेंडोर दासक नदी के किनारे है, पाकिस्तान के मकरान में समुद्र तट के किनारे स्थित है। ऑरेल स्टाइन ने इसकी खोज की थी। बनमाली रंगोई नदी के किनारे है, हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है और रविंद्र सिंह बिष्ट ने इसकी खोज की। धौलावीरा लूनी नदी के किनारे गुजरात के कच्छ जिले में है और जेपी जोशी ने इसकी खोज की। सुतकाह ये सादी कौर नदी के किनारे है, दक्षिण बलूचिस्तान में स्थित है और जाल्ड डेल्स ने इसकी खोज की थी। तो ये थे खोजकर्ता और उनकी कौन सी नदी के किनारे कौन सा स्थान है। नोट: लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाली पहली सभ्यता सुमेरियन सभ्यता थी। ये जो सुमेरियन सभ्यता है ये दजला फरात के नाम से भी जानी जाती है और ये जो दजला फरात जो है ये दोनों दो नदियाँ थी और ये सभ्यता इराक का जो क्षेत्र है मुख्यतः यहाँ इसका क्षेत्र था।
सिंधु सभ्यता के लोगों के नगरों तथा घरों के विन्यास के लिए ग्रिड पद्धति का उपयोग किया गया था। घरों के दरवाजे और खिड़कियां सड़क की ओर न खुलकर पिछवाड़े की ओर खुलते थे। केवल लोथल नगर के दरवाजे मुख्य सड़क की ओर खुलते थे। सिंधु सभ्यता में मुख्य फसल गेहूं और जौ थी। सैंधोवासी मिठास के लिए शहद का प्रयोग करते थे। मिट्टी से बने हल का साक्ष्य बनमाली से मिला है, जो कि हरियाणा में है। रंगपुर एवं लोथल से चावल के दाने मिले हैं, जिनसे धान की खेती होने का प्रमाण मिलता है। चावल के प्रथम साक्ष्य लोथल से ही प्राप्त हुए हैं। सुरकोतदा, कालीबंगन एवं लोथल से सैंधो कालीन घोड़े के अस्थि पंजर मिले हैं। तौल की इकाई संभवतः 16 के अनुपात में थी। सैंधो सभ्यता के लोग यातायात के लिए 2 पहियों एवं 4 पहियों वाली बैलगाड़ी या भैंसा गाड़ी का उपयोग करते थे। मेसोपोटामिया के अभिलेखों में वर्णित मेलुहा शब्द का अभिप्राय सिंधु सभ्यता से ही है। संभवतः हड़प्पा संस्कृति का शासन वणिक वर्ग के हाथों में था। पिग्गट ने हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वां राजधानी कहा है। सिंधु सभ्यता के लोग धरती को उर्वरता की देवी मानकर उसकी पूजा करते थे, जिसका साक्ष्य हमने पीछे देखा कि एक देवी के गर्भ से निकलता हुआ पौधा। वृक्ष पूजा एवं शिव पूजा के प्रचलन के साक्ष्य भी सिंधु सभ्यता में मिलते हैं। स्वास्तिक चिन्ह संभवतः हड़प्पा सभ्यता की ही देन है। इस चिन्ह से सूर्योपासना का अनुमान लगाया जाता है। सिंधु सभ्यता के नगरों में किसी भी मंदिर के अवशेष नहीं मिले हैं। सिंधु सभ्यता में मातृ देवी की उपासना सर्वाधिक प्रचलित थी। पशुओं में कुबड़ वाला सांड इस सभ्यता के लोगों के लिए विशेष पूजनीय था। स्त्री मृण मूर्तियाँ, यानी मृण मूर्ति मतलब मिट्टी की मूर्तियाँ, पकी हुई मिट्टी की मूर्तियाँ, वो अधिक मात्रा में मिलने से अनुमान लगाया जाता है कि जो सैंधो समाज था वो मात्र सत्तात्मक था, अर्थात माता की जो विशिष्टता है वो उस समाज में ज़्यादा थी। सैंधोवासी सूती एवं ऊनी वस्त्रों का उपयोग करते थे। मनोरंजन के लिए सैंधोवासी मछली पकड़ना, शिकार करना, पशु पक्षियों को आपस में लड़ाना, चौपड़ और पासा खेलना आदि साधनों का प्रयोग करते थे। सिंधु सभ्यता के लोग काले रंग के डिजाइन किए हुए लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे। सिंधु घाटी के लोग तलवार से परिचित नहीं थे। कालीबंगन एकमात्र हड़प्पा कालीन स्थल था जिसका निचला शहर सामान्य लोगों के रहने के लिए भी किले से घिरा हुआ था। कालीबंगन का अर्थ है काली चूड़ियाँ। यहाँ से पूर्व हड़प्पा स्त्रों के खेत जोते जाने के और अग्नि पूजा की प्रथा के प्रमाण मिलते हैं। पर्दा प्रथा एवं वैश्यावृत्ति सैंधव सभ्यता में प्रचलित थी। शवों को जलाने एवं गाड़ने दोनों प्रथाएं प्रचलित थीं। हड़प्पा में शवों को दफनाने जबकि मोहनजोदड़ो में जलाने की प्रथा विद्यमान थी। लोथल एवं कालीबंगा में युग्म समाधियाँ, मतलब कि एक समाधि में एक से ज़्यादा लोग, तो लोथल एवं कालीबंगा से युग्म समाधियाँ मिलती हैं। सैंधो सभ्यता के विनाश का संभवतः सबसे प्रभावी कारण बाढ़ था। आग में पकी हुई मिट्टी को टेराकोटा कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। अगले हम आपको टॉपिक बाय टॉपिक देते रहेंगे। और फ्रेंड्स, जैसा कि हमने आपको पहले भी इस पहले की वीडियो में बताया था कि इसको आप सिर्फ कोई भी काम करते समय इसको ऑन करिए, बार बार इसको सुनते रहिए, आपको फैक्ट्स याद हो जाएंगे और धीरे धीरे आपको ये काफ़ी चीज़ें उपयोगी हो जाएंगी। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।